सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने बनगांव सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले सीएम धामी ने रोड शो भी किया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ममता सरकार को बदलने के लिए लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बार टीएमसी का सफाया तय है। बंगाल की जनता बहुमत से बीजेपी को जिताने का काम करेगी। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वो सरकार नहीं एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है भाई। सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। कट कमीशन उस सरकार की पहचान बन चुकी है भाइयों बहनों। घोटाले करना, लोगों को डराना, धमकाना, भय का माहौल बनाना। आज पूरा हिंदुस्तान जब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि डबल इंजन लग रहा है। तो आप सब लोग भी डबल इंजन लगाएंगे ना? इस बार टीएमसी की विदाई करेंगे ना? भाजपा की सरकार बनाएंगे ना? ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में प्रशासन ने 2 अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया है। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने 2 अवैध मजारों को सुबह करीब 2 बजे ध्वस्त कराया। ये कार्रवाई किच्छा सितारगंज वन क्षेत्र के डोला और पुलभट्टा फॉरेस्ट रेंज में की गई। वन विभाग के मुताबिक दोनों अवैध संरचनाओं को हटाने से करीब 2 महीने पहले नोटिस जारी कर भूमि से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन तय समय तक कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरीके से नियमानुसार की गई है। राज्य में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है और अब तक सैकड़ों अवैध मजार हटाए जा चुके हैं। किच्छा है, उसकी चौकी कलकत्ता फार्म क्षेत्र में दोहरा डाम करके एक जगह पड़ती है, जो कि वन विभाग का क्षेत्र है। तो वन विभाग के द्वारा जो है पुलिस विभाग से जो है जो कि अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई थी, जिसके अंतर्गत एसपी सिटी रुद्रपुर के निर्देशन के अंदर लगभग 120 कर्मचारी और अधिकारी जो है मौके पे गए थे और जो अतिक्रमण है वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए हटा दिया गया है। हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अब मीट की दुकानें नहीं चल पाएंगी। ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही कई मीट शॉप को निगम क्षेत्र से बाहर करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए। सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव के पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा हुआ। प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के पार्षदों ने इस पर विरोध जताया। हालांकि बीजेपी पार्षदों ने बहुमत से प्रस्ताव को पास करवा दिया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि ज्वालापुर क्षेत्र में कच्चे मीट की दुकानों को बंद कर सराय में शिफ्ट कराया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट और ढाबों में मीट परोसने वालों पर भी आने वाले समय में विचार होंगे। हमारी बोर्ड की मीटिंग में ये कच्ची मीट के मांस का प्रस्ताव रखा गया था। आज हमने बोर्ड के समक्ष रखा है। बोर्ड ने इस पर सहमति कर दी है और हम इस प्रस्ताव पे सहमति हो गई है और हम अब जो कच्चे मीट की दुकान है उसको हम सराय में शिफ्ट करेंगे। पहले जब वो मीट शॉप तो हम लोग शिफ्ट तभी करेंगे जब वो बाइलॉ आ जाए, क्योंकि आ गया है उसके बाद ही हम लोग वो शिफ्ट करने करेंगे। ये दुकानें 57 शॉप्स हैं और इसमें हमारे कुछ जो शॉप्स हैं उसको उन्हीं दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। चुनावी साल आते सियासी हलचल भी तेज हो गई है और नेताओं के पाला बदलने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, जिस पर दावे और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान ने सियासत में नया घमासान खड़ा कर दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि बीजेपी के कई नेता, यहां तक कि कुछ मौजूदा विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के कामकाज से खुद उसके नेता ही असंतुष्ट हैं और यही वजह है कि कई बड़े चेहरे कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं।
गोदियाल के अनुसार चुनाव से पहले कई बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं जो उत्तराखंड की राजनीति की दिशा बदल देंगे। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो बाहरी नेताओं के कारण अपने लोगों का सम्मान कम नहीं होने देंगे। बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हम निश्चित रूप में इस बात को सोच समझकर फैसला करेंगे कि हमारे जो लोग पहले से जिन जगहों पर काम कर रहे हैं उनको भी किस तरह एडजस्ट किया जा सके, उनके सम्मान को भी बचाए रखना, उनके सम्मान की रक्षा करना। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के ही नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। डूबते जहाज में कौन ही जाएगा, इसलिए कांग्रेस के दावे खोखले हैं। कांग्रेस में बचा क्या है? हर नेता तो वहां से भागने को तैयार है और हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि डूबते हुए जहाज में हम क्यों बैठे, क्योंकि सबसे पहले जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर का जो द्वंद है वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। फिलहाल दावे और पलटवार के बीच सियासत गर्म है। चुनाव से पहले कौन किसका दामन थामेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में हलचल अभी और तेज होने वाली है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस में इन दिनों मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हरीश रावत फिलहाल 15 दिनों की सियासी अवकाश पर हैं और पार्टी के भीतर गुटबाजी को इसकी बड़ी वजह मानी जा रहा है। और यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया के जरिए इसे औपचारिक मुलाकात बताया है। मृत बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक मां कितनी दूर तक जा सकती है, देहरादून से इसकी मार्मिक मिसाल सामने आई। 1.5 साल के बेटे के गुनहगारों की तलाश में मां भटकती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और सबूत लाकर पुलिस के सामने रख दिया। और अब मामले को फिर से उठाया गया है और इस पूरे मामले की जांच एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून की रहने वाली ललिता चौधरी का 18 साल का बेटा क्षितिज चौधरी प्रेमनगर के एक स्टोर में काम करता था, लेकिन 16 फरवरी 2024 को एक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस हादसे ने मां से उसका इकलौता सहारा छीन लिया, जिसका मुकदमा थाना प्रेमनगर में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस ने कुछ समय जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ न लगा और मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। लेकिन मां ने उम्मीद नहीं हारी और खुद ही सच की तलाश शुरू कर दी। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई। दिन रात की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो उस गाड़ी तक पहुंच गई जिसने उसके बेटे को रौंदा था। मां देहरादून के एसएसपी से मिली और सभी सबूत सामने रख दिए। और जगह जगह पूछ के मैं थक चुकी थी। फिर मुझे जाकर लास्ट में मिली गई कामयाबी। पता नहीं भगवान जी ने मेरी सुन ली कि मुझे उस डंपर का नंबर मिला। अब मैं उसका नंबर जागृत कर दिया, इन लोगों को लिख कर दे दिया। ये लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। 19 तारीख को फिर मैं अपने आप गई प्रेमनगर थाना में, तब मेरी कंप्लेन लिख के इन्होंने आगे की कार्रवाई धीरे धीरे कर दे, कुछ नहीं करा। 21 तारीख को भी ना कर दिया, 27 तारीख को भी ऐसा बोल दिया कि इतनी जल्दी नहीं होगा हमसे। जो आईओ थे, थोड़ा सा आईओ ने इसमें सतर्कता नहीं दिखाई। इस पूरे मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया था, लेकिन मां की ओर से जुटाए गए सबूतों ने जांच की दिशा ही बदल दी। नए तथ्यों के आधार पर पुलिस को फिर से केस खोलना पड़ा और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच दोबारा से शुरू हो रही है। गाड़ी का रिकॉर्ड दिया गया है, उस पर गहन जांच नहीं हुई है, इसलिए मेरे द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर प्रेमनगर को ये निर्देशित किया गया है कि इसकी विवेचना को पुनः एक बार फिर से स्टार्ट करें और जो उनके द्वारा हमें साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा सके, ताकि जो भी इसमें सम्मिलित हैं उसका पता लगे और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वैधानिक की है वो की जा सके। ये कहानी सिर्फ न्याय की नहीं, एक मां के अटूट विश्वास की है और पुलिस के उस रवैये की है जहां न्याय नहीं, केवल मायूसी ही मिली। लेकिन मां के हौसले के आगे हर बंद दरवाजा एक दिन खुल ही जाता है।
सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। ऋषिकेश में पर्यटन की एक नई शुरुआत हो गई है। आज बैराज झील में सी प्लेन का सफल ट्रायल हुआ और 19 सीटर प्लेन बैराज जलाशय में उतरा और फिर उड़ान भरी। ऑपरेशन हेड ने बताया है कि पहली बार भारत में इस प्लेन की वाटर लैंडिंग कराई गई है। वहीं सी प्लेन सेवा शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और अब तक यहाँ राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, रोप स्केलिंग जैसी साहसिक गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती थी, लेकिन अब हवा से पानी में उड़ने का एक नया रोमांच पैदा होगा। होपफुली इससे मतलब देश को, बाकी सब जगह को बहुत बहुत फायदा होने वाला है पर्यटन का। इससे राइड कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? अभी ऐसा कोई शेड्यूल फाइनल नहीं किया है, पहले टेस्टिंग होगी क्योंकि बहुत कुछ इन्वॉल्व है। जब एक हवाई जहाज इन्वॉल्व होता है तो टेक्निकलिटीज, हर चीज की वायबिलिटी। तब मैक्सिमम ले जा सकते थे, पौंड ले जाके पानी का प्रोविजन करा हुआ है और अगर जैसे ये इसकी सफलता पे निर्भर करता है कि ये हमारे उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। साथ ही अगर जैसे कई जगह और भी जगह है, टिहरी है, नैनीताल है, इस जगह भी संभावना है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी ने जिला प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल बर्फबारी से यात्रा तैयारियां प्रभावित हो रही हैं और बर्फबारी से चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। इसकी वजह से तैयारियों में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां चाक चौबंद कर दी जाएंगी, लेकिन दूसरी ओर मौसम रोज खराब हो रहा है और केदारपुरी में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ी हैं क्योंकि केदारनाथ धाम में बार बार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण हमारा थोड़ा सा कार्य प्रभावित हो गया है, परंतु हम उन्होंने लेबर्स भी बढ़ा दिए और हम कंटिन्यूस मॉनिटर भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें प्रकृति की हैं, तो प्रकृति जैसा जो भी चुनौतियां पेश कर रही है, हमारी पूरी टीम उसके लिए तैयार है। सोमवार को बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से पूरी घाटी चांदी जैसी सफेद चादर से ढक चुकी है। पिछले 24 घंटे से जारी बारिश और बर्फबारी के चलते जहां एक और जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं तापमान में आई भारी गिरावट ने अप्रैल में ही दिसंबर जनवरी जैसी कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने की तैयारियों के बीच खराब मौसम अब बाधा बनने लग गया है। बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। हम सभी लोग स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे जितने आए हुए टूरिस्ट हैं वो भी बहुत खुश हैं कि उनको अप्रैल के माह में औली में इतनी शानदार बर्फबारी देखने को मिल रही है और पूरा औली भरा हुआ टूरिस्ट से और अभी मौसम भी बहुत खुश मिजाज है। 22 अप्रैल से बाबा केदार और 23 अप्रैल से भगवान बद्री विशाल की पावन यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार दोनों धामों में श्रद्धालुओं के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल और फोटोग्राफी पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। साथ ही व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए मंदिर समिति ने खास इंतजाम किए हैं। दिखाते हैं आपको। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार की यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन 12.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक 4.25 लाख केदारनाथ और 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए हुए हैं। यात्रियों के बढ़ते फुटबॉल के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का इस बार पूरा फोकस यात्रा को अधिक अनुशासित और सुरक्षित बनाने पर है। इसके तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस बार मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर परिसर में अब मोबाइल फोन ले जाने और फोटो खींचने पर रोक रहेगी, ताकि श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें। जो मंदिर परिसर और गर्भगृह और परिसर के आसपास पूरी तरह से जो है कि मोबाइल, यूट्यूबर, ब्लॉगर, ये पूरी तरह फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उसका एक स्थान चिन्हित करके उस स्थान के बाद उस परिसर में, क्योंकि काफी संख्या में तीर्थयात्री होने के कारण कहीं ना कहीं जो मोबाइल वो रहता है, वो काफी समय तक मोबाइल लेकर वहां पर वीडियो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसके कारण उसमें दिक्कत रहती है। तो इस बार हम सब ने निर्णय लिया हुआ है।
यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर समिति ने लॉकर्स की व्यवस्था की है, जहां श्रद्धालु अपने मोबाइल और अन्य सामान सुरक्षित रख सकेंगे। इसके अलावा जूते चप्पलों के लिए भी इस बार टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था कम होगी और भीड़ प्रबंधन आसान होगा। मोबाइल है उनको रखने के लिए वहां पर लॉकर रूम की व्यवस्था की जा रही है। जो जूते और चप्पल जो तीर्थयात्री हैं उनको प्रॉपर जगह टोकन व्यवस्था के तहत उनको एक निश्चित स्थान पर रखा जाएगा। परिसर के आसपास में ये पूरी तरह से जो है कि सारी चीजें अव्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। इस बार यात्रा में एक और अहम बदलाव देखने को मिलेगा। सनातनी और गैर सनातनी से जुड़े मुद्दे को लेकर एफिडेविट की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि धाम में प्रवेश से पहले कुछ श्रद्धालुओं को शपथ पत्र भरना पड़ सकता है, जिसमें उनको लिखकर देना होगा कि उनकी सनातन धर्म में आस्था है। हर साल केदारनाथ यात्रा पे आने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को भी इस बार नियमों के तहत एफिडेविट भरना होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 किलो से अधिक चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तराई क्षेत्र में चरस बेचने की फिराक में थे। हल्द्वानी में सोमवार को तिकोनिया के पास बहती नहर में एक नवजात का भ्रूण मिला। लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर डीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बागेश्वर डीएम ऑफिस में जनता दरबार लगा। इस दौरान पानी, बिजली और सड़क से संबंधित शिकायतें लोगों ने की है। डीएम ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई है। इसमें व्यापारियों की समस्याओं से लेकर चारधाम यात्रा तक कई मुद्दों पर मंथन हुआ। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ में जमकर हुई ओलावृष्टि से फसलों और बागवानी को नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। अल्मोड़ा के द्वारा हाट कोतवाली की एसएसपी ने निरीक्षण किया है। सियालदे बिखोती मेले की तैयारियों की समीक्षा भी की। टिहरी झील में 8 से 12 अप्रैल तक ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन होगा। देश भर की 19 पुलिस टीमें लहरों पर अपना दम दिखाएंगी। हल्द्वानी में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लाउड किचन योजना शुरू की गई। सीडीओ ने कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। अल्मोड़ा में मौसम बदलने के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अधिकांश मरीजों को वायरल की शिकायत है। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के कई इलाकों में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में काफी दहशत है। हाल ही में गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद अब वन विभाग की ओर से आदमखोर गुलदार को मारने के लिए 2 शिकारियों की तैनाती की गई है, लेकिन अभी गुलदार उनकी पकड़ से दूर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में गश्त की जा रही है, साथ ही पिंजरे भी लगाए गए। मिशन प्राप्त हो चुकी है। वहां पर हमने ट्रैंकुलाइजिंग टीम भी लगाई हुई है, पिंजरे भी लगाए गए हैं तथा अपरिहार्य परिस्थिति में यदि वो पकड़ में नहीं आता है तो उसको मानव जीवन के लिए खतरा मानते हुए उसको शूट करने की भी अनुमति जो है उच्च स्तर से हम लोग को प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में 2 शिकारी लाइसेंसधारी शिकारी भी मौके पर तैनात किए गए हैं। 3 पिंजरे तथा लगभग 20 की संख्या में ट्रैप कैमरा, सोलर सीसीटीवी भी लगाए जा चुके हैं। बीजेपी अपने स्थापना दिवस को पूरे प्रदेश में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाती है और राजधानी देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। विचारों के लिए लड़ते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। विकास और विचार इसको जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज देश के अधिकतर राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं, कहीं हम गठबंधन में हैं और जहां भी चुनाव हो रहे हैं जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमने प्रण भी लिया है कि अगले वर्ष स्थापना दिवस जब हमारा हो उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे
और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मनाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता निरंतर आज से ही प्रयासरत है। दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने जा रहा है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दिल्ली से देहरादून का सफर महज 3 घंटे का हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर भी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से शुरू होने से सफर के साथ साथ पर्यटन और व्यापार को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, दिल्ली से देहरादून का सफर अब पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही यात्रा का समय जहां 5-6 घंटे पहले लगता था, उससे घटकर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, ये भी समझिए। 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। लंबाई करीब 210 किलोमीटर है। कार की स्पीड लिमिट इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। महज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर होगा। इस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। 2 एक्सप्रेसवे और 5 नेशनल हाईवे से कनेक्ट होंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को देहरादून तक जोड़ेगी, जो दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगी। बागपत के पास इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है इसका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर इसे बनाया गया है। हाथियों के लिए इसमें विशेष अंडरपास और एनिमल क्रॉसिंग बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे को जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे नीचे जंगल में बिना किसी बाधा के घूम सकें। सड़क को ऊंचा बनाकर नीचे से जानवरों के आने जाने का रास्ता खुला रखा गया है। साथ ही हजारों पेड़ों को कटने से बचाया गया है, जिससे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनी रहे। इस परियोजना से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थानों तक पहुंच अब पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल से खबर है, जहां कैची धाम के पास राती घाट में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान एक छोटे से बच्चे का विरोध करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये नन्हा सा बच्चा महिलाओं की टोली का नेतृत्व कर रहा है, जो शराब की दुकान का विरोध कर रही हैं। इस बच्चे का शराब की दुकान के खिलाफ नारेबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रुद्रपुर से बड़ी चोरी की वारदात देखने को मिली है। कोतवाली क्षेत्र के गाबा चौक के पास स्थित एक सैलून को अज्ञात चोर ने निशाना बनाया। सुबह जब सैलून मालिक फुरकान सलमानी दुकान पहुंचे तो ताला टूटा मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक चोर दुकान से 50,000 रुपए की नकदी और करीब 5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन ले उड़ा। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सैलून से लाखों की चोरी हुई है। रात में इस चोरी को अंजाम दिया गया। ताला तोड़कर लाखों का सामान लेकर चोर उड़ गए। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के आधार पर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है चोरों की। देखिए कैसे बहुत आराम से ये शख्स चोरी करता हुआ ढूंढता दुकान के अंदर कुछ नजर आ रहा है।